हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जीके से एक और उपयोगी क्लास आप लोगों के लिए। ये आपके एग्ज़ाम यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, जिन भी एग्ज़ाम्स की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही ख़ास वीडियो साबित होगी। क्योंकि आज की इस वीडियो के ज़रिए लगभग मैं आप लोगों को 100+ क्वेश्चंस कवर कराऊंगा। ये वो क्वेश्चन रहेंगे जो R4 रिपीट हो चुके हैं एग्ज़ाम्स में, और संभावना है कि आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखने के लिए एज इट इज़ ऐसे के ऐसे ही देखने के लिए मिल सकते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए। सबसे पहला सवाल है, अयाजस्सा किस नगर का प्राचीन नाम है? अयाजस्सा अयोध्या का, मथुरा का, अवध का या फिर कौशाम्बी का? आप लोगों के पास में कमेंट सेक्शन ऑन है, कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं कि अयाजस्सा किस नगर का प्राचीन नाम है। सही आंसर है अयोध्या, जहाँ पे श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। ठीक है। दूसरी चीज़, जो अयोध्या है वो सरयू नदी के किनारे पे स्थित है। इसका प्राचीन अर्थात पुराना नाम क्या था? अयाजस्सा। अयाजस्सा किस नगर का प्राचीन नाम था? अयोध्या का प्राचीन पुराना नाम अयाजस्सा था। इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट कवर कर लेते हैं। अब देखिए, शतपथ ब्राह्मण में कौशल अर्थात अवध का उल्लेख मिलता है। ठीक है। जिसकी राजधानी साकेत अर्थात अयोध्या थी। याद रखना ये चीज़। कौशल दूसरा नाम, अवध का उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। साकेत अर्थात अयोध्या राजधानी थी। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना भी है। अयोध्या का प्राचीन नाम अयाजस्या, भव्य राम मंदिर का निर्माण यहीं पे हो रहा है। सवाल नंबर 2 देखते हैं। लुम्बिनी जो कि नेपाल में है, ठीक है, लुम्बिनी, गया व सारनाथ जैसे पवित्र स्थल की तीर्थ यात्रा किस महान सम्राट ने की थी? चंद्रगुप्त ने की थी, अजातशत्रु ने की थी, हर्षवर्धन ने की थी या फिर अशोक ने की थी? सवाल नंबर 2 बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो लुम्बिनी, गया, सारनाथ जैसे पवित्र स्थल की तीर्थ यात्रा इनमें से सम्राट अशोक ने की थी। इस प्रकार विकल्प डी यहाँ आपका सही हो जाएगा। रिलेटेड फैक्ट कवर कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे। गौतम बुद्ध के बारे में कोई लिखित रिकॉर्ड उनके जीवन काल से या उसके बाद 1 या 2 शताब्दियों तक नहीं मिला, लेकिन तीसरी शताब्दी के ईसा पूर्व के मध्य अशोक जो कि 269 ईस्वी से लगभग 232 ईस्वी तक इसने शासन किया कि कई शिलालेख, आपसे पूछ सकता है अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 है ना भाई। तो जो अशोक था 269 से 232 ईस्वी तक के शासन में कई शिलालेख है ना जिनमें बुद्ध का उल्लेख मिला है, और विशेष रूप से अशोक के लुम्बिनी स्तंभ के शिलालेख में बुद्ध के जन्म स्थान के रूप में लुम्बिनी में सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा की स्मृति का उल्लेख किया गया है। इसमें उन्होंने बुद्ध जो कि शाक्य कुल से संबंधित थे, तो इसमें उन्हें बुद्ध शाक्य मुनि कहा गया है। ये चीज़ याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला सवाल करते हैं। भारत का कौन सा राज्य भारत की हिंदू पट्टी कहा जाता है? यानी जहाँ पे ज़्यादातर हिंदू लोग रहते हैं, हिंदू पट्टी किस राज्य को कहते हैं? बताइए, उत्तर प्रदेश को, आंध्र प्रदेश को, केरल को या फिर जम्मू कश्मीर? देखिए, जम्मू कश्मीर तो केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है भैया, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है और लद्दाख की राजधानी लेह बोल सकते हैं। तो देखिए, भारत की जो हिंदू पट्टी कहा जाता है इनमें से उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, यूपी उत्तर प्रदेश, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ठीक ना। अच्छा, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय जिसकी स्थापना 1866 में हुई थी, जो कि प्रयाग इलाहाबाद में स्थित है, जिसकी खंडपीठ लखनऊ में स्थित है दोस्त। चलिए देखिए, यहाँ से कवर करिए। राजधानी कहाँ पे? लखनऊ। उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में प्रयाग इलाहाबाद में हुई, जिसकी खंडपीठ लखनऊ है ना। लखनऊ आपको पता होगा, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा यहीं पे हैं, लखनऊ में ही। चलिए, सवाल नंबर 4। उत्तर प्रदेश की कौन सी नगरी हर्षवर्धन की नगरी के नाम से जानी गई है?
हर्षवर्धन की नगरी किसे कहा जाता है? बाराबंकी, रायबरेली, कन्नौज या फिर हमीरपुर। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा कन्नौज को हर्ष नगरी या हर्षवर्धन की नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है भैया, चलिए भाई ध्यान से देखते हैं। कन्नौज उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 75 ज़िले हैं, 18 मंडल हैं। यह नगर गंगा की बाईं ओर ग्रैंड ट्रक रोड यानी जीटी रोड से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, याद रखिएगा, है ना। तालिमी ने ईसा के काल में कन्नौज को कन्नौजिगा लिखा था या लिखा है, तो याद रखना किसने लिखा है? तालिमी ने ईसा के काल में क्या लिखा है? कन्नौज को कन्नौगिजा लिखा है, याद रखना। 5वीं शताब्दी में यह गुप्त साम्राज्य का एक प्रमुख नगर था। कौन? कन्नौज। 6ठी शताब्दी में श्वेत ह्यूणों के आक्रमण से यह काफ़ी विनिष्ट हो गया, विनाश हो गया इसका। चीनी यात्री हवेंगसांग जो कि हर्षवर्धन के समय, आपसे पूछ सकता है हर्षवर्धन के समय में कौन आया? हवेंगसांग आया था, याद रखना। ठीक है भैया, भारत आया था, इस नगर का उल्लेख जो है, इस नगर का उल्लेख उसने किया था। ये चीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस नगर में हुआ था? महापरिनिर्वाण अर्थात आप लोग मृत्यु से समझिए। ठीक है, बहराइच में, महोबा में, कुशीनगर में या फिर संत रविदास नगर में। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो प्राप्त हुआ था कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। यहाँ से रिलेटेड फैक्ट कवर करिए। बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 बीसी में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में। ठीक है ना भैया, चलिए लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, याद रखना। पूरा नाम था सिद्धार्थ, बचपन का नाम कह सकते हैं सिद्धार्थ। पेरेंट्स यानी पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम माया देवी था, याद रखिएगा। और इनके बच्चे का नाम राहुल था, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, ये पूछ सकता है, पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध को 483 ईस्वी में, 483 ईसा पूर्व में चलती थी जब बीसी में, 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण कुशीनगर उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुआ था। ये चीज़ आप लोग इससे रिलेटेड याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मखली गोसाल की जन्म भूमि कौन सी? तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया, आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो वह मखली गोसाल। अब ये कहाँ से, किस स्थान से संबंधित है? तो दोस्त ये कौशाम्बी से संबंधित है, इनकी जन्म भूमि कौशाम्बी थी। देखिए यहाँ पे आजीवक या आजीविक, है ना, या तो आजीविक बोल दीजिए या फिर आजीवक बोल दीजिए। दुनिया की प्राचीन दर्शन परंपरा भारतीय जमीन पर विकसित हुई। पहला नास्तिकवादी या भौतिकवादी संप्रदाय था ये। भारतीय दर्शन और इतिहास के अध्येताओं के अनुसार आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली गोसालक ने की थी। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है एग्जाम में। आगे बढ़ते। श्री कृष्ण भगवान ने अपना बचपन किस गांव में बिताया था? बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। श्री कृष्ण भगवान, है ना, जिनकी आपको पता होगा जन्म स्थली मथुरा को माना जाता है, लेकिन ये पूछ रहा है श्री कृष्ण भगवान ने अपना बचपन किस गांव में बिताया था। अब मथुरा के अंतर्गत छोटे छोटे गांव भी आते हैं, आपको पता होगा। तो सवाल नंबर 7 के लिए सही आंसर जाएगा गोकुल नामक गांव में बिताया था। गोकुल, है ना, गोकुल और बरसाना इत्यादि। बरसाना में लठमार होली भी होती है, याद रखना, है ना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इससे रिलेटेड। देखिए गोकुल भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की मथुरा जिले का एक आदर्श नगर पंचायत या नगर है, जो कि मथुरा से पूर्वी दक्षिणी दिशा में 15.8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गोकुल भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन गोकुल में ही बिताया था। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए अगला सवाल देखिए, अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रतिलेख कहाँ पर प्राप्त हुआ? इंपॉर्टेंट सवाल कर दीजिए इसे, सवाल नंबर 8 को भी। तो देखिए सवाल नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का जो प्रतिलेख है ये प्राप्त हुआ था दोस्त प्रयाग इलाहाबाद से। विकल्प आपका ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर? देखिए यहाँ पे पढ़िए जरा थोड़ा ध्यान से। यह स्तंभ प्रयाग में मौर्य शासक अशोक के 6 स्तंभ लेखों में से एक है। प्रयाग के संगम तट पर पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए किले में अवस्थित 10.6 मीटर ऊंचा अशोक स्तंभ 232 ईसा पूर्व का है, जिस पर 3 शासकों के लेख खुदे हुए हैं। इस स्तंभ को 200 ईस्वी में
समुद्रगुप्त द्वारा कौशाम्बी से प्रयाग लाया गया और तब तक उसके दरबारी कवि हरिसेन रचित प्रयाग प्रस्थिलेख इस पर खुदवाया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी इसके बारे में। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्थित रामपुर गांव की स्थापना किस नवाब ने की थी? किस नवाब ने रामपुर गांव की स्थापना की थी? किलब अली खान, आजम खान, फैजुल्लाह खान या फिर यूसुफ अली खान? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा फैजुल्लाह खान। उत्तर प्रदेश में स्थित रामपुर नगर की स्थापना इसी ने की थी। फैक्ट कवर करिए जरा। रामपुर जगह का कुल क्षेत्रफल 2367 वर्ग किलोमीटर है। रामपुर की स्थापना नवाब फैजुल्ला खान ने की थी। उन्होंने 1774 से 1794 तक यहाँ पे शासन किया था। यह जिला समुद्र सतह से उत्तर में 192 मीटर व दक्षिण में 166.4 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में मथुरा कला शैली में किस देवता की मूर्ति निर्मित है? इंपॉर्टेंट सवाल कर दीजिएगा इस क्वेश्चन को भी। तो उत्तर प्रदेश में मथुरा कला शैली में किस देवता की मूर्ति जो है स्थापित है, निर्मित है? वो है आपकी बुद्ध की मूर्ति। तो यहाँ आप लोग इस सवाल में डी विकल्प बिल्कुल राइट कर दीजिएगा, ठीक है भैया। जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है वही देवता भी कहलाता है। तो देखिए दुनिया की पहली मूर्ति जो थी बुद्ध मूर्ति, ये खुदाई के दौरान मथुरा से ही मिली थी, जो मथुरा मूर्ति कला शैली से निर्मित थी। इससे प्रमाणित होता है कि मथुरा के ही शिल्पकार ने चित्तीदार लाल बलुए पत्थर पर विश्व की पहली मूर्ति बनाई थी, जो कि बुद्ध की मूर्ति थी, ये याद रखिएगा। अगले सवाल पे चलते दोस्त। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश को उत्तर वैदिक काल में क्या कहा जाता था? उत्तर प्रदेश को मध्य देश कहा जाता था, हिंदू देश, पांचाल या फिर इनमें से कोई नहीं? ये एक सवाल आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश को उत्तर वैदिक काल में मध्य देश के नाम से जानते थे दोस्त, इसलिए ए विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 12वां नंबर सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश में चकिया घाटी में किसकी प्रतिमा मिली है? 12वां नंबर सवाल इससे भी इंपॉर्टेंट कर दीजिए दोस्तों। चकिया घाटी में उत्तर प्रदेश में जो प्रतिमा मिली है वो किसी और की नहीं, वो मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। विकल्प यहाँ पे दोस्तों सी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 13 को करते हैं। अली मोहम्मद खान ने अपने शासनकाल में, ठीक ना, किसके संस्थापक होने का गौरव हासिल किया था या फिर किसका निर्माण किया था अपने शासनकाल में? अली मोहम्मद खान ने। सवाल नंबर 13 सही आंसर हो जाएगा। रोहेलखंड की स्थापना की थी, रोहेलखंड की, इसलिए विकल्प दोस्त ए सही हो जाएगा। अली मोहम्मद खान ने अपने शासनकाल में रोहेलखंड की स्थापना की थी। जरा यहाँ से ध्यान दीजिए। भारतीय राज्यों में कई शक्तिशाली साम्राज्यों ने शासन किया, जिनमें से एक रोहेलखंड का साम्राज्य भी था। रोहेलखंड को नवाब अली मोहम्मद खान द्वारा 1721 में पतन की ओर जाते मुगल साम्राज्य के तहत स्थापित किया गया था और ये 1774 तक अस्तित्व में रहा था दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं भैया। अगला सवाल है सवाल नंबर 14। ब्रज का हृदय किसे कहा जाता है? जो मथुरा की तरफ ब्रज पड़ता है उसका हृदय, गोकुल को, वृंदावन को, मथुरा को या फिर काशी को? सवाल नंबर 14 के लिए दोस्त सही आंसर हो जाएगा वृंदावन को ब्रज का हृदय कहा जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्त। चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट कवर करते हैं। वृंदावन को ब्रज का हृदय कहा जाता है, जहाँ श्री राधा कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं दिखाई थी। इस पावन भूमि को पृथ्वी का अति उत्तम तथा परम गुप्त भाग कहा गया है। पद्म पुराण में इसे भगवान का साक्षात शरीर, पूर्ण ब्रह्म से संपर्क का स्थान तथा सुख का आश्रय बताया है। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए सवाल नंबर 15 की तरफ। प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? सवाल नंबर 15 सही आंसर जाएगा मथुरा थी सूरसेन महाजनपद की राजधानी प्राचीन काल में। यहाँ से रिलेटेड फैक्ट कवर करिए। सूरसेन महाजनपद उत्तरी भाग का प्रसिद्ध महाजनपद था, है ना। मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र इस जनपद में शामिल थे। आधुनिक मथुरा नगर इसी की राजधानी था। प्राचीन मथुरा के आसपास जो राज्य कायम हुआ उसका पुराना नाम सूरसेन मिलता है। तो याद रखिएगा सूरसेन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 16 को कवर करेंगे। अकबर के प्रधानमंत्री टोडरमल का जन्म कहाँ पे हुआ था?
अकबर के इस दरबार में आप लोग को पता होगा नवरत्न रहते थे, उन्हीं में से टोडरमल जो कि प्रधानमंत्री थे। तो अकबर के प्रधानमंत्री टोडरमल का जन्म कहाँ पे हुआ था? शाहजहाँपुर में, चित्रकूट में, कन्नौज में या फिर सीतापुर में? तो सही आंसर जाएगा आप लोगों का, वो जाएगा उत्तर प्रदेश के सीतापुर में, है ना। टोडरमल जो कि अकबर के प्रधानमंत्री थे, इनका जन्म हुआ था। जरा पढ़िए, अकबर के नवरत्नों में से एक थे टोडरमल। टोडरमल का जो जन्म हुआ था लहरपुर में हुआ था, यह सीतापुर जिले में स्थित था। अगर आप लोगों से गांव पूछे तो लहरपुर था, जनपद था सीतापुर। अकबर के समय में प्रारंभ हुई भूमि पैमाइश का आयोजन, तो आपसे पूछ सकता है किसके समय में पैमाइश शुरू हुई भूमि की? अकबर, है ना। आयोजन टोडरमल के द्वारा ही किया गया था, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़िए, प्राचीन काल में कन्नौज किस नाम से प्रसिद्ध था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सवाल नंबर 17। एक एक क्वेश्चन सेलेक्टेड है, आने वाला है। तो प्राचीन काल में जो कन्नौज था वो कान्यबुज, है ना, कान्यकुब्ज के नाम से फेमस था। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा दोस्त। चलिए इसी से रिलेटेड फैक्ट कवर करते हैं। कान्यकुब्ज उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगरों में से एक कन्नौज का प्राचीन नाम है। यह उत्तर प्रदेश राज्य का प्रमुख मुख्यालय एवं नगर पालिका है। कान्यकुब्ज कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा था। माना जाता है कि कान्यकुब्ज ब्राह्मण मूल रूप से इसी स्थान के रहने वाले हैं। सम्राट हर्षवर्धन के काल में कान्यकुब्ज अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। आगे बढ़ते, प्राचीन काल में अयोध्या किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में जो अयोध्या है दोस्त, अयाजस्सा के नाम से जाना जाता था। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि, है ना, से रिलेटेड है और भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में ही हो रहा है, आपको पता होगा। ठीक है भैया, चलिए सरयू नदी के किनारे पे है। तो शतपथ ब्राह्मण में कौशल अर्थात अवध का उल्लेख मिलता है, जिसकी राजधानी साकेत अर्थात अयोध्या के नाम से मिलती है। अयोध्या का प्राचीन नाम अयाजस्या था। आगे बढ़िए, रुहेलखंड के संस्थापक का नाम क्या है? तो सवाल नंबर 19 में सही आंसर जाएगा अली मोहम्मद खान। ये बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ इसके बारे में। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से किस स्थल से गुप्त की यमुना की एक मूर्ति, गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई है ना। निम्नलिखित में से किस स्थल से गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई है? तो राइट आंसर इस सवाल का जाएगा वो है अही छत्र क्षेत्र से, याद रखो। ठीक है भैया, चलिए उत्तर प्रदेश के अही छत्र स्थल से गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई। अही छत्र अर्थात अही क्षेत्र उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की आंवला तहसील में स्थित है। दिल्ली से अलीगढ़ 126 किलोमीटर तथा अलीगढ़ से बरेली रेल मार्ग पर, है ना, आंवला स्टेशन 135 किलोमीटर है। आंवला स्टेशन से अही छत्र क्षेत्र सड़क द्वारा 18 किलोमीटर के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर का प्राचीन और वर्तमान नाम प्रयाग है? प्राचीन नाम भी और अब भी, क्योंकि बीच में उसका नाम इलाहाबाद कर दिया गया था। प्राचीन नाम इलाहाबाद का प्रयाग था और वर्तमान में भी इलाहाबाद का नाम प्रयाग ही है। और यहाँ पे संगम नगरी आप लोगों को पता होगा, संगम नगरी कहा जाता है क्योंकि तीनों नदियों का संगम यहीं पे है, गंगा, यमुना और सरस्वती। देखिए इलाहाबाद प्रयागराज के नाम से फेमस है। भारत के उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित एक नगर। इलाहाबाद जिला एक प्रशासनिक मुख्यालय तथा हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है ना। इसका प्राचीन नाम प्रयाग है। हिंदू धर्मों में वर्णित प्रयाग स्थल पवित्रतम नदी गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है और यहीं स्थापना हुई थी 1866 में उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में पुरापाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? सवाल नंबर है 22, है ना। उत्तर प्रदेश में पुरापाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? 22 नंबर क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बेलन घाटी इलाहाबाद से भी, चकिया घाटी चंदौली से भी, सिंगरौली घाटी सोनभद्र से भी, यानी उपरोक्त सभी, ये बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में पुरापाषाण कालीन सभ्यता की साक्ष्य इलाहाबाद, बेलन घाटी, सोनभद्र के सिंगरौली आदि, चंदौली के चकिया नामक पुरा स्थलों से प्राप्त हुए। आगे बढ़िए, अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश की कौन सी रियासत अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं थी? तो कौन सी रियासत थी? वो थी कानपुर, जो कि अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं थी। देखिए अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने भारत पर कहर तो बरपाया ही था। तो अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति में उत्तर प्रदेश की कानपुर रियासत अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं थी। 1773 ईस्वी की संधि के बाद यह नगर अंग्रेजों के शासन में आया।
फलस्वरूप 1778 ईस्वी में यहाँ अंग्रेज छावनी बनी। गंगा के तट पर स्थित होने के कारण यहाँ यातायात तथा उद्योग धंधों की सुविधा थी। अतः अंग्रेजों ने यहाँ उद्योग धंधों को जन्म दिया तथा नगर में विकास जो है वो प्रारंभ कर दिया। आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश में स्थित मुबारकपुर पहले किस नाम से जाना जाता था? सवाल नंबर 24। तो जो मुबारकपुर है ये उत्तर प्रदेश में है, जिसे हम कासिमाबाद के नाम से जानते थे पहले, याद रखो। देखिए, मुबारकपुर जिला मुख्यालय के उत्तर पूर्व से 13 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। पहले इस जगह को कासिमाबाद के नाम से जानते थे। कुछ समय बाद इस जगह का नाम पुनः निर्माण कराया गया। इस जगह को अब दोबारा मुबारक नाम है ना मुबारक ने बनवाया और यह जगह बनारसी साड़ियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। आगे बढ़िए, श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी? सवाल नंबर 25। तो जो श्रावस्ती है दोस्त वो कौशल महाजनपद की राजधानी, ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश प्रांत के गौड़ा बहराइच जिले की सीमा पर यह प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थान है। गौड़ा बलरामपुर से 12 मील पश्चिम में आज का शहीद महेश गांव ही श्रावस्ती है ना। तो आपसे पूछ सकता है शहीद महेश गांव ही श्रावस्ती है। प्राचीन काल में यह कौशल देश की दूसरी राजधानी थी। भगवान राम के पुत्र लव ने इसी स्थान पर राजधानी बनाया था। आगे बढ़िए, उत्तर सैंधव काल में लोग कहाँ निवास करते थे? सवाल नंबर 26। तो उत्तर वैदिक काल में जो लोग उत्तर सैंधव काल में ये गांवों में निवास करते थे लोग उत्तर सैंधव काल में। देख लीजिए, किसकी राजधानी अहीं छत्रपुर थी? सवाल नंबर 27 इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अहीं छत्रपुर जो राजधानी थी वो पांचाल महाजनपद की थी दोस्त। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इससे रिलेटेड फैक्ट भी देख लीजिए। पांचाल या पंचाल राज्य प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह उत्तर प्रदेश में हिमालय के भामर क्षेत्र से लेकर दक्षिण में चरमनवती नदी के उत्तरी तट के बीच के मैदानों में फैला हुआ था। आगे देखिए, भगवान श्री राम का जन्म स्थल अयोध्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सवाल नंबर 28। तो याद रखना, भगवान श्री राम का जन्म स्थल अयोध्या उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 और संभागों की संख्या, मंडलों की संख्या 18 है। ठीक है भैया, चलिए। फैजाबाद भारत के राज्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है जो अयोध्या शहर के साथ मिला हुआ है। एक नगर निगम है। भगवान श्री राम मनोहर लोहिया, कुंवर नारायण, राम प्रकाश द्वितीय आदि की जन्मस्थली यही है। आगे बढ़ते, उत्तर प्रदेश में स्थित कालिंजर नगर किस किले में स्थित है? सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 29 बढ़िया सवाल है। उत्तर प्रदेश में स्थित कालिंजर नगर किस जिले में स्थित है? सवाल नंबर 29 के लिए सही आंसर हो जाएगा बांदा जनपद में स्थित है। ठीक है भैया, बांदा जनपद में स्थित है। बुंदेलखंड क्षेत्र में विंध्य पर्वत पर स्थित यह दुर्ग विश्व धरोहर स्थल खजुराहो से 97.7 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए, लास्ट सवाल इस वीडियो का, सूरसेन राज्य किस क्षेत्र को कहा जाता है? 30 नंबर सवाल। और 30 नंबर सवाल का सही आंसर हो जाएगा मथुरा के जो आसपास का क्षेत्र है ना, इसे ही सूरसेन राज्य क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है भैया, इससे रिलेटेड फैक्ट कवर कर लीजिए। मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र को इस जनपद में शामिल किया जाता है। आधुनिक मथुरा नगर ही इसकी राजधानी था। प्राचीन मथुरा के आसपास जो राज्य कायम हुआ उसका पुराना नाम सूरसेन मिलता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों के पास में। जय हिंद।